जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बीच या कार्बनिक यौगिकों के बीच कौन-कौन से बंधन पाए जाते हैं। पहला है हमारा रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन देखिए 2 तरह के होता है। एक तो होता है सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है आयनिक बंधन। तो हम सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन है इलेक्ट्रॉनों का साझा। जब 2 परमाणु अपनी बाह्य कक्षा के एक या अधिक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं, तो उनके बीच में रासायनिक सहसंयोजक बंधन बनता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 परमाणु क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अपना आपस में साझा कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन ना ही एक दूसरे को दे रहे हैं, बल्कि अपना काम एक दूसरे के लेन-देन पे चला रहे हैं कि जैसे ज़रूरत पड़े वैसे हम ले लेंगे तुम्हारा, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा ले लेना। एग्जाम्पल में आप यहाँ हाइड्रोजन को देख लीजिए। आप देखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। एक तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सोचता है कि हम किसी से साझा करके अस्थायी हो जाएं, स्टेबल हो जाए। तो ये देखिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सही, मतलब ये दोनों तत्व क्या है, अधातु है। तो अधातुओं के बीच में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जबकि आपका कार्बन एक एक अधातु है, तो इनके बीच भी सहसंयोजक बंधन ही पाया जाएगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से ही साझा कर रहा है। जब इस हाइड्रोजन का जरूरी पड़ेगा तो इससे 2 लेकर अस्थायी हो जाएगा, और इसका जरूरी पड़ेगा तो इससे भी 1 लेकर के ये भी अस्थायी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी आपको पता है कि अधातु है। तो इनके बीच भी बॉन्ड देखिए, आप ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जानते हैं कि 8 होता है, लेकिन 2 तो हो जाता है पहला कक्षा में और बच जाता है 6 इसके बाहरी कक्षा में। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन ये लोग साझा कर लेते हैं आपस में, और वो साझा करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो यही इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, साझा हो जाता है आपस में, तो इनका सहसंयोजक बंधन बन जाता है। इसी तरह से आपका CH4 है, मीथेन आपके पास। इसके पास भी देखिए कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो बाहरी कक्षा में इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी सोचता है कि हम भी किसी से साझा करके स्टेबल हो जाए। तो देखिए बाहरी कक्षा से हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इससे हाइड्रोजन से ये कार्बन साझा करके अपना अस्थायी को प्राप्त कर लेता है। यही है आपका सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन साझा करने से 2 परमाणु स्थिर हो जाते हैं, तो यही स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट समझिए सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक आपको प्राप्त होता है उसी को हम सहसंयोजक यौगिक बोलेंगे। कहा रहा है कि सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा करके करने से बनते हैं। ये सामान्यतः अधातुओं के बीच होता है। हमने भी आपको समझाया कि देखिए सहसंयोजक बंधन अधातुओं के बीच ही बनते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन में एक अधातु है, तो इसके बीच भी सहसंयोजक बंधन ही आएगा और सहसंयोजक यौगिक ही बनेंगे। एग्जाम्पल में रख लीजिए आप H2 जल को, आपके पास जल है H2O, तो आप देखिए ऑक्सीजन, इधर से देख लीजिए हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन को कितना परमाणु चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 चाहिए, लेकिन बाहरी कक्षा में तो इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इधर से लेकर के और एक इधर से लेकर के ये हाइड्रोजन से साझा करके भी स्टेबल हो जाता है। ये हाइड्रोजन भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये भी स्टेबल हो जाता है, और होने के बाद यौगिक बन रहा है आपका जल। इसी तरह से आपका है CH4। तो CH4 आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही मीथेन है, ये भी बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये भी स्टेबल होकर के मीथेन बना लेगा। उसी तरह से आपका CO2 है। सी देखिए आपके बाहरी कक्षा में इसके 4 है, तो ये ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये भी स्टेबल होकर के ये अपना संरचना बना लिया, मतलब ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से ये भी अमोनिया है, अमोनिया का भी यही प्रक्रिया है। ये भी देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बाहर हाइड्रोजन से ही संयोग करके 8 प्राप्त करके स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन भी स्टेबल होकर के मीथेन बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। कह रहा इन यौगिकों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करने करके स्थिर बनते हैं, मतलब यह स्टेबल हो जाता है।
इसी तरह से हमारा देखिए सहसंयोजक बंधन के प्रकार, तो आप देखिए सहसंयोजक बंधन हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना है? 3। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक। आपका नाम से ही पता चलता होगा कि क्या हो रहा है इसमें। एकल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, द्वि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाएंगे, और त्रि मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी सोच रहा है हम एक तुम्हारा लेकर काम चला लेंगे कब जब जरूरी पड़े, ये भी सोच रहे हैं हम भी तुम्हारा ही लेकर काम चला लेंगे। तो इस तरह से इनके बीच में H2 बन जाता है, मतलब बॉन्डिंग बन जाता है। इसी तरह से आपका ऑक्सीजन भी होता है, ये भी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेता है और ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है आपस में और 8 प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ी साझा होगी, बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा। मतलब इन तीनों में आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा? तो आपका नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। मतलब कि ये 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब इनका बॉन्ड कितना होगा? मजबूती ज्यादा होगी। इसी तरह से आप देख लीजिए चौथा, कार्बन के अपरूप आप पढ़िए। कार्बन के अपरूप क्या होता है? कार्बन के अपरूप के वे रूप है जिनमें कार्बन तत्व अलग अलग संरचना और गुणों के साथ पाया जाता है। देखिए आपके पास कार्बन ही है, हीरा भी आपके पास कार्बन है, कोयला भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन सबका गुण एक है? नहीं है। सबकी संरचना एक जगह मिलती है? नहीं मिलती है। तो यही इनकी संरचना अलग अलग और गुण अलग अलग हो जाती है। एक ही चीज है लेकिन उसका गुण और संरचना आकार अलग होती है। इसी कारण से बोलते हैं कि कार्बन का अपरूप है, रूप नहीं अपरूप है तो कार्बन, लेकिन इनके गुण भिन्न है, संरचना भी भिन्न है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ हीरा को रख लीजिए। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबकी आकृति कैसी है, मतलब संरचना कैसी है। एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए यहाँ हीरा जो आपका है ना, इस तरह से बॉन्डिंग बना के आपस में जुड़ा रहता है। इसका बॉन्डिंग त्रिआयामी जालक की संरचना के रूप में होती है। इसी तरह से ग्रेफाइट देखिएगा, ये देखिए किस तरह से संरचना बनकर स्टेप बाय स्टेप यहाँ है, तो ये एक परत में सजा हुआ रहता है। इसी तरह से फुलेरिन देखिए, तो फुलेरिन को आप देखेंगे तो गोलाकार संरचना, मतलब जस्ट आपको फुटबॉल की तरह दिखाई देगा। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, जैसा हमारा फुटबॉल गोल होता है, उसी तरह का। कह रहा है अलग अलग संरचना के कारण कार्बन के अपरूपों के गुण भी अलग अलग होते हैं। संरचना बदल गई तो इनका गुण भी अलग अलग हो जाता है। यही कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन के अपरूप के उनके गुण। तो आप गुण समझ लीजिए कि संरचना चेंज हुई तो गुण में क्या बदलाव आ गया। एग्जाम्पल में आप हीरा रखिए, ग्रेफाइट रखिए और आपका फुलेरिन को रखिए, क्योंकि आपके बुक में यही 3 को इम्पोर्टेंस दिया है, यही को पढ़ना है। सबसे कठोर पदार्थ है, आपको भी पता है कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। पारदर्शी होता है, आप एक तरह से दूसरा तरफ इसको तो मतलब क्लीन दिखाई देता है, इसमें साफ एकदम विद्युत का कुचालक होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं कर पाता है। परतदार होता है, चमकदार होता है, सॉरी। ये हीरा जो आपका होता है ना, बहुत ज्यादा लाइट मारता है, इसमें चमक होती है। इसका उच्च गलनांक होता है, इसको आप जल्दी हीट करेंगे तो जल्दी गलता नहीं है। ताप का अच्छा चालक होता है, मतलब ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है आसानी से। आभूषणों में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, हीरा का डायमंड रिंग सुनते होंगे आप लोग। रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरह से आपका ग्रेफाइट है, कह रहा है कि मुलायम और चिकना होता है। आपने भी ग्रेफाइट को देखा होगा, हम लोग उसको रगड़ते हैं तो चिकना टाइप को मुलायम आपको दिखाई देगा, टूट फूट जल्दी जाता है। कह रहा है काला धूसर, काला रंग का होता है। हाँ, आप पेंसिल देख ही रहे हैं, उसमें सब में ग्रेफाइट ही लगा होता है जिससे हम लिखते हैं। विद्युत का अच्छा चालक होता है, आप कभी भी भूल करके जो पेंसिल होता है ना, उसे इलेक्ट्रिसिटी में ना लगाएं, क्योंकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए बहुत सारी बैटरियों में देखिएगा कि यूज होता है इसका, ग्रेफाइट का। ताप का अच्छा चालक होता है, इससे ताप भी ऑब्जर्व आसानी से कर लेता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब आसानी से ये गलता नहीं है, बहुत हीट के बाद गलता है। परतदार संरचना के कारण इसमें स्नेह स्नेह अस्नेहल गुण पाए जाते हैं।
मतलब ये परतदार संरचना में पाई जाती हैं। पेंसिल की नोक आकर लुब्रिकेट और इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग हमने बताया कि आपका किया जाता है। इसी तरह से आपका फुलेरिन है, ये गोलाकार गेंद जैसी होती है। हमने बताया को कि फुटबॉल के समान होता है इसका आकार, हल्का परंतु मजबूत बहुत ज्यादा होता है, हल्का होता है, आधुनिक अपरूप है, मतलब मॉडर्न रेपरूप के रूप में दिखाई देता है, रासायनिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर होता है, ये भी स्टेबल होता है। विभिन्न आकारों जैसे C6 में पाया जाता है, मतलब इसका आकार बहुत तरह के पाया जाता है। अनुसंधान, नैनो टेक्नोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तीनों अपरूप कार्बन के हैं, परंतु इनके संरचना अलग होने के कारण इनके गुण भी क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पढ़े आयनिक यौगिक। हमने सहसंयोजक यौगिक पढ़ा, अब आयनिक यौगिक पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो धनायन और ऋणायन के बीच विद्युत आकर्षण बल से बनते हैं। एक बात और याद रखिएगा, आयनिक यौगिक जब भी बनेंगे ना, तो धातु और अधातु के बीच बनेंगे, मतलब कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो दूसरा अपना ले लेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल आप समझिए, सोडियम है और आपके पास क्लोरीन है। सोडियम आपको पता है परमाणु संख्या 11 है, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन आपको पता है कि यह स्टेबल होना हमेशा चाहता है, सोचता है 1 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे के स्थिर ही हो जाए, क्योंकि 2 8 होकर के ई फिक्स हो जाता है। इसी तरह से क्लोरीन को आपको भी पता है कि 17 है, तो ये भी सोचता है ना कि एक हमारा हो जाए ना, तो हम भी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ले। तो जैसे ही एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, मतलब ये मांगता नहीं है कभी, पूरी तरह दे देता है, तब ये दोनों मिल करके तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब सोडियम प्लस हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन जो निगेटिव हो जाता है क्योंकि लेने वाला है। जैसे ये दोनों ले लेगा ना, ले करके ये पूरा निगेटिव हो जाता है, तो इस तरह के मिल करके ये यौगिक बना लिया आपको NaCl, तो ये आपका बन जाएगा आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक आपका NaCl बन गया। दोनों का रिएक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और दूसरा अपना ऑब्जर्व कर लिया और स्टेबल हो गए दोनों। सोडियम क्लोराइड भी आप देख लीजिए, वही है आपका नमक वाला, दोनों मिल करके। मैग्नीशियम भी देख लीजिए आप, Mg2, ये भी बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है और ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो ग्रहण करके ये देखिए आपके पास एक यौगिक तैयार हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी है, CaCl2। तो आप देखिए कि कैल्शियम Cl, जो कैल्शियम है आपके पास, उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी को देना चाहता है, तो ये दे देगा क्लोरीन को कि 2 मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। ये दोनों ले करके ये ले लेगा 2, ये बेचारा ये दे देगा, तो इस पर प्लस आवेश आएगा, इस पर माइनस आवेश आ जाएगा, दोनों मिलकर के CaCl2 बना लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यही आपका आयनिक यौगिक होगा। आयनिक यौगिक के गुण उच्च गलनांक होता है, जल में घुलनशील होते हैं, कठोर तथा भंगुर भी होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये इसका गुण रहा। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, आपका है कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक। तो कार्बन आपको हमने बताया कि क्या है कार्बन, कार्बन आपका है अधातु, तो इनके बीच में सहसंयोजक बंधन ही पाया जाएगा। तो आप देखिए कार्बन तथा अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन इसमें मर्ज रहेगा, तो CH4 मीथेन है, तो इसमें भी कार्बन है। तो यहाँ देखिए कार्बन इसे हाइड्रोजन से अपना मतलब कि इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, साझा करके CH4 बना लेगा। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन के, तो सोचता है कि हम साझा कर लेते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी पूरा हो जाएगा, और इससे इनके सहसंयोजक बंध बन जाते हैं CH4। इसी तरह से C2H6 है आपके पास, तो ये भी इसी तरह से रिएक्शन करके ये बना लिए यौगिक। यहाँ भी देख लिए CO2, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये भी देख लीजिए कार्बन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का साझा करके CO2 बना लिया। यह बंध कार्बनिक यौगिक को स्थिर बनाता है। बंधन बनते ही कार्बनिक यौगिक क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अब हम इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्बन का अपरूप से, कार्बन के अपरूप क्या कहलाते हैं? तो कार्बन का अपरूप मतलब कि कार्बन ही है, लेकिन उनका गुण क्या है, विभिन्न रूपों में पाए जाएंगे। सेकेंड है, निम्न में से कार्बन का अपरूप कौन सा है? तो कार्बन के अपरूप में आप देख लीजिए, यहाँ हीरा आपका दिया हुआ है, तो ये आपका कार्बन का अपरूप है।
हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो ये हीरा आपका क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो हमने आपको ग्रेफाइट की संरचना दिखाया, परत दर परत थी, तो ये परतदार होती है ग्रेफाइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेरिन की संरचना कैसी होती है? हमने बताया कि जस्ट फुटबॉल के आकार की होती है, मतलब गोलाकार होगी। हीरा की संरचना कैसी होती है? तो हीरा आपका त्रिआयामी जाला की संरचना के रूप में पाया जाता है हीरा। ये है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस रूप में जुड़े होते हैं? तो ये परत के रूप में जुड़े होते हैं ग्रेफाइट में। फुलेरिन का सामान्य उदाहरण क्या है? तो ये फुलेरिन कई रूपों में है, तो इसका एक सामान्य रूप C16 है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।